जिन तीनों चारों एप्लीकेशंस को भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा, या ये कहीं पूरे चैप्टर की समरी इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगी, जिसको हम आने वाले 4 लेक्चर्स में इन डेप्थ डिटेल में कवर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेक अप अ सिचुएशन ऑफ ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सम ऑफ ऑल फोर्सेस में एक और चीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी एक बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे तो नेट फोर्स उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। दिस व्हाट वी कॉल सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो सुपरपोजिशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए एक बॉडी पे सेम डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं वो एड अप हो जाएंगे, अपोजिट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पीजी बुक वॉल्यूम 1 में अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक पढ़ेंगे तो एक पेज में अच्छे से डिटेल थ्योरी और सिचुएशन एक्सप्लेनेशन से समझा हुआ है। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड कि आप साथ साथ बुक की रीडिंग करते रहिए। एज अ कोचिंग एट होम आपकी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ लेवल पे बिल्ड होती रहेगी। सो आगे बढ़ते हैं। टोटल सम ऑफ ऑल फोर्सेस की बात करें, हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे कैन मास पे लेफ्ट और राइट दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि आप जानते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी नेट फोर्स जीरो होने के दो मतलब हो सकते हैं। अल्टीमेट मीनिंग होता है इसका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सम ऑफ ऑल फोर्सेस is equals to mass of body multiplied by its acceleration। net force 0 है तो acceleration 0 होगा। बॉडी मास की 0 कंडीशन अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगी। सो acceleration अगर 0 है तो दो implications निकलते हैं कि या तो इसकी velocity 0 होगी या इसकी velocity constant होगी। so this is what we call at rest, this is the uniform motion। so you need to understand it very carefully कि अगर net sum of all forces on a body is 0, if the body is in equilibrium that means your body uniform motion में होगी या फिर वो rest होगी। the upper one is called as static equilibrium and this is what we call dynamic equilibrium and uniform motion। ये terms ध्यान रखिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, you need to write it down। have a look on the situation where F1 and F2 two forces are acting। if the block is in equilibrium we can write if M is in equilibrium। जो हमारी situation कहती है कि एक block अगर equilibrium में है तो we write F1 is equals to F2 और वी राइट वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू 0। वेक्टर लिखा है तो जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं तो वी शुड राइट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट को डिपेक्ट कर रही हैं, तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। लेट अस हैव वन मोर सिचुएशन ऑफ अ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस। दिस इज अबाउट 2 फोर्सेस, दिस इज अबाउट 3 फोर्सेस। यही दो चीजें आपकी पूरी फिजिक्स में आखिर तक काम आने वाली हैं। 3 से ज्यादा होंगे तो भी वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी। आई टेक अप एन नेक्स्ट सिचुएशन, बट 2 और 3 फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे ज्यादा चाहिए। जेईई मेन और नीट में तो इसके बियॉन्ड जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यहीं पे सबसे ज्यादा बना। अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। और वेक्टर्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है यानी उनका सम 0 है, इसका मतलब वो 3 वेक्टर्स एक ट्रायंगल की 3 सक्सेसिव साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ वेक्टर सम करेंगे तो देखिए F1 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F2 is in upward direction। पहले F3 ले लेते हैं, F1 this F3 and this F2। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे अगर 3 फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है तो वो तीनों फोर्सेस के वेक्टर एक ट्रायंगल की 3 सक्सेसिव साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल इज θ3। सो यहाँ पे आप देखिए जो अंदर वाले एंगल्स होंगे F1 के सामने ये होगा पाई माइनस θ1, F2 के सामने पाई माइनस θ2 और F3 के सामने पाई माइनस θ3। सो कोरस्पॉन्डिंगली यू कैन से इफ M is in equilibrium, this implies F1 plus F2 plus F3, the vector sum must be equals to 0। This is what you need to keep in mind। and here by sign rule अगर 3 vectors का sum 0 है तो by sign rule, और this is also written as Lami's theorem, we have Lami's theorem when we apply this gives F1 upon sin θ1 should be equals to F2 upon sin θ2 is equals to F3 upon sin θ3। ये चीज़ वेक्टर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हाउ साइन रूल इज अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन। तो आपको ये सिचुएशंस दिमाग में रखनी है। अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए हैं फॉर अ गिवन सिचुएशन ऑफ अ मास M इन इक्विलिब्रियम अंडर 2 and 3 फोर्सेस। यही चीज़ों के ऊपर बेस्ड बहुत सारी वैरायटी ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट। अभी एक सिचुएशन छोड़ लेते हैं, देन एक केस छोड़ लेते हैं इसी सिचुएशन पे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। तो क्लियर करें। थैंक यू जी। सो स्टूडेंट सेम सिचुएशन एक केस हो रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मास M के ऊपर 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिनमें से 4 फोर्सेस की यूनिट वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, या ये कह सकते हैं इन फोर्सेस के XYZ कंपोनेंट्स गिवन है। और क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इफ M इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड F5। हमको 5th फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो पांचों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। 5th गिवन नहीं है, बाकी गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। सो यहाँ पे वी कैन सिंपली राइट सम ऑफ ऑल फोर्सेस Fi वेयर I इक्वल्स टू 1 to 5 शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर इन फोर्सेस का सम करेंगे तो आप देखिए F1 2 3 और 4 गिवन है, F5 गिवन नहीं है, तो लेट मी सम इट ऑफ 7 + 4 11 - 2 दिस इज 9 I कैप 6 + 7 13 - 6 दिस इज +7 G cap
and in terms of k cap it will be 10 minus this plus 4 k cap plus f5 should be equals to 0. That's what we are writing because f5 is not given. So you can see the value of f5 is calculated as minus 9 I cap minus 7 j cap minus 4 k cap, and if you wish to calculate the magnitude of f5, this will be root of 81 plus 49 plus 16. This will be result. Whatever value you are getting, you can calculate it. Direction vectors can be given by direction cosines vectors को अगर 3D में आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के भी डायरेक्शन कोसाइंस आप समझ लेंगे. राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट लेवल ऑफ डेप्थ, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए क्लियर होना चाहिए. एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कई बार यूनिट वेक्टर्स IJK की फॉर्म में फोर्सेस गिवन नहीं होते, फोर्सेस के एंगल्स गिवन होते हैं. लाइक F1 का एंगल गिवन है थीटा from the x-axis, theta 2 from y-axis, theta 3 from z-axis. That's what very important for all of you to understand. मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा था. एक काम करते हैं, इस छोटे से सेक्शन को ले लेते हैं ताकि डायरेक्शन कोसाइन की अंडरस्टैंडिंग बेस लेवल पे आपको रहे. बाकी जब आप मैथ्स में 3D में पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर टू यू. कोजी क्लियर करें. थैंक यू कोजी. सो स्टूडेंट, यहाँ कोजी ने ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन ओपन कर दिया. हैव अ लुक ऑन दिस. दीस आर कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय अ वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस. सो ओनियन फिजिक्स का फायदा ये है कि हम कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करते चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट कई जगहों पे लगातार काम आते रहते हैं. सो अगर एक एंगल वेक्टर एक्स से वाई से और जेड से अलग अलग बना रहे हैं तो उनके कोसाइंस को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, इफ F1 वेक्टर मेक्स एंगल थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 from x, y, z axis, this implies its direction cosines are cos theta 1, cos theta 2 and cos theta 3. तो आप ये कह सकते हैं, और ये बात आप वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब किसी भी लाइन से एक वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो उस लाइन के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है f cos थीटा, a cos थीटा जो भी वेक्टर है. सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कंपोनेंट्स. दिस इंप्लाइज कंपोनेंट्स ऑफ f1 along x, y, z axes are, this we can write f1 cos theta 1, f1 cos theta 2 and f1 cos theta 3. तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा? फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज f1 cos theta 1 I cap plus f1 cos theta 2 j cap plus f1 cos theta 3 k cap. That's what you need to understand. So यहाँ पे इनका सम करेंगे तो एक रिलेशन और निकल के आएगा डायरेक्शन कोसाइंस में. cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ये रिलेशन आप एज इट इज ध्यान में रखें. किसी भी वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है. होप स्टूडेंट्स माइट हैव अंडरस्टूड दिस. ये कहाँ से आया? ऐसे आया कि इनका जब मैग्नीट्यूड f1 है तो I कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर सम मस्ट बी 1. सो दिस गिविंग अस दिस रिलेशन फॉर एवरी वेक्टर. ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे. सो अगर वेक्टर्स के एंगल गिवन है तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्टली यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन या cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट से वैल्यूज एवेल्युएट कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम केसेस को हैंडल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर जो माय डियर स्टूडेंट मैं दूंगा वो इक्विलिब्रियम के ही कॉन्सेप्ट होगा. छोटा सा लेक्चर होगा बट इक्विलिब्रियम की वैरायटी ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू टेक अप. अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट को भी क्लियर करें. Thank you, Koji. So, student, next situation we are going to talk about the application of Newton's second. Next point, Koji clear करें. Thank you, Koji. So, student, next situation we are going to talk about the application of Newton's second law, which is motion analysis of a pulley block system. इस situation से हम Newton's second law का application समझेंगे. The previous case we have discussed when net sum of all forces is equal to 0. जब net sum of all force एक system पे 0 नहीं होता है, in that case what happens? That's what we need to understand over here. हमको पता है कि net sum of all forces on a system is written as mass into acceleration. अब इस Newton's second law के लिए दो चीजें आपको दिमाग में अच्छी तरह से रखनी है. This is valid for a system of multiple bodies as well as it is valid for individual bodies. This is what you need to understand. In this system or this relation of Newton's second law, एक सिस्टम ऑफ बॉडीज में खूब सारी बॉडीज है, उन सब पे कंबाइनली या क्यूमुलेटिवली भी वैलिड है और उस सिस्टम के हर बॉडी पे अलग अलग भी वैलिड है. ये बात हमेशा ध्यान में रखिए. एक सिंपलेस्ट पॉसिबल केस में आपको समझाता हूँ. देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एडवर्ड्स मशीन. एक एडवर्ड्स मशीन है जो सिंप्लीफाइड और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम माना जाता है. एक पुली है जिससे एक स्ट्रिंग पास हो रही है, दो मासेस कनेक्टेड है. हमें मान के चलते हैं कि पुली और स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, यानी ये पुली रोटेट नहीं होगी, स्ट्रिंग इसके ऊपर से स्लाइड करेगी. ये बात ध्यान रखें. M1 M2 से बड़ा दिया हुआ है तो M1 पे डाउनवर्ड वेट इसका एक्ट करेगा, M1G ग्रेविटी की वजह से M2 पे इसका वेट एक्ट करेगा, M2G. अब आप ध्यान से देखें, डाउनवर्ड फोर्सेज M1 प्लस M2G सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. और स्ट्रिंग में अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग टेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूँ. एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन रिमेन सी. स्ट्रिंग
जो इस पुली पे फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड टूटी लगाएगी, बट पुली को मासलेस मान रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट, बट हैव अ लुक ऑन दिस इक्वेशन। अगर M1 हैवी है तो M1 हैज टू गो डाउन, M2 हैज टू गो विद द सेम एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज नॉट एट रेस्ट, सिस्टम इज मूविंग। और अगर सिस्टम मूव कर रहा है इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वी नीड टू यूज दिस रिलेशन इंडिविजुअली फॉर द टू बॉडीज एंड कंबाइनली फॉर द टू बॉडीज एज वेल। तो दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे ये डायरेक्टली होगी न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन, नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू ma। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1 व्हेन वी टॉक, M1 को अगर हम ले लेते हैं कि दिस गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, M2 इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जो एक्सेलरेशन वेक्टर हम बनाते हैं हमेशा सिस्टम से थोड़ा बाहर हटके बनाते हैं। कई बच्चे इन ब्लॉक्स पे ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बना देते हैं, दैट्स नॉट गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम ब्लॉक के फोर्सेज एनालाइज करते हैं, दिस एनालिसिस डन इन टर्म्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। सो FBD की अगर हम बात करें तो FBD को सिंपली एक डेफिनेशन से कहा जा सकता है, इट इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दैट्स इट। आप जब बुक को रेफर करेंगे, बुक में FBD बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया, विच आई प्रेफर यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर गिवन इन दिस बुक फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके भी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन वीडियोस के एप्लीकेशंस को और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो PG कॉन्सेप्ट वीडियो देख के ऑनियन फिजिक्स को फॉलो कीजिए। देयर विल बी नथिंग लेफ्ट इन फिजिक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, JEE मेन और इवन अप टू द लेवल ऑफ JEE एडवांस, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ऐसा। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को पॉइंट मास माना जाता है, डाउनवर्ड फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है M1G, अपवर्ड फोर्स लग रहा है T और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो यही बना लेते हैं। So this free body diagram of M1, this of M2, downward is M2G, upward is T and its acceleration upward is P। तो फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ इसी डायग्राम को बहुत क्लैरिटी से बनाने के लिए एलिमिनेटिंग ब्लॉक स्ट्रिंग एवरीथिंग सिर्फ पॉइंट्स बना देते हैं और फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट फोर्सेस की पिक्चर क्लियर हो जाए। FBD का कोई रोल नहीं है। जब आप हैबिट में आ जाएंगे, कमांड अच्छी हो जाएगी फिजिक्स पे, तो FBD बनाने की जरूरत नहीं है। आपको FBD यही दिखाई देंगे कि ये एक पॉइंट है, इस पर अपवर्ड T डाउनवर्ड MG, एक पॉइंट है अपवर्ड T डाउनवर्ड MG। तो पिक्चर को देख के, डायग्राम को देख के हम सब कुछ एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ फोर्सेस दिखाई दें, वही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो जब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1 लिखेंगे, M1 नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज M1G minus T is equals to M1A। अपवर्ड फोर्स हियर फॉर M2 you can write equation of motion for M2, here you can write T minus M2G is equals to M2A। और ये इक्वेशन 1 और 2 से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 कैलकुलेशन में I'm not much interested over here, ऐड करेंगे T कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन you are getting M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप रीसब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास टेंशन आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ टेंशन हम डायरेक्टली राइटिंग 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैलकुलेटिंग टेंशन? बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इस पुली के सपोर्ट ने इस छत पे या सीलिंग पे कितना फोर्स लगाया, सो वी ऑलरेडी स्टडीड अ मासलेस बॉडी इज हैविंग नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो इस पुली पे डाउनवर्ड 2p फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट ने इसके ऊपर अगर एक p फोर्स लगाया तो वी मस्ट राइट p इज इक्वल टू 2t विच इज इक्वल टू, हियर वी कैन राइट 2 times m1 m2 upon m1 plus m2 times g। क्योंकि टेंशन का डबल एक्ट करेगा, P मस्ट बी इक्वल टू 2T, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 0। और अगर पुली पे सपोर्ट ने P फोर्स लगाया तो पुली भी सपोर्ट पे P ही डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। फोर्स कभी अकेला एक्ट नहीं करता। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कई तरह के केसेस हैंडल कर लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिया ब्लॉक्स का, नेट टेंशन कैलकुलेट कर ली, स्ट्रिंग में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और पुली ने सपोर्ट पे कितना लगाया। लेकिन एक चीज़ रह गई, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, हाउ दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल बॉडीज। इन दोनों बॉडीज पे क्यूमुलेटिवली कैसे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली बुक्स में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं होता। तो क्लियर करें। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट, हैव अ लुक ऑन दिस नोट व्हिच इज रिटन ओवर हियर। मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स का जब ये मोशन एनालिसिस करते हैं तो दिस आल्सो एनालाइज विद मोशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर ऑफ मास? ये चीज़ें 4th चैप्टर में हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी डेवलप होनी चाहिए कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट वेयर whole mass of system is supposed to be
कॉन्सेंट्रेटेड। ये बस आप अभी दिमाग में रखिए क्योंकि ये चीज़ें अभी आगे कई जगहों पे काम आने वाली हैं। सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम की पार्टिकल्स की बॉडीज के जो भी ग्रुप हैं उनके एक पॉइंट के ऊपर अगर हम सारे मास को कंसीडर करें कॉन्सेंट्रेटेड माने तो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। लाइक फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकली एक m मास की बॉडी है और इससे l डिस्टेंस पे एक और m मास की बॉडी रखी है और हमसे पूछा जाए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप ये देखें दोनों का मास बराबर है तो इसका सेंटर ऑफ मास मिडवे होगा। यही एक पॉइंट ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे दोनों के मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। या इसको समझने का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है कि अगर इन दोनों मासेस को एक लाइट रॉड से अटैच कर दिया जाए तो किस पॉइंट से आप उस रॉड को होल्ड करेंगे सो दैट कि वो रॉड हॉरिजॉन्टली होल्ड हो जाए, गिरे नहीं, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। दिस इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास। ये चीज़ें डिटेल में हम 4 चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी बेस अंडरस्टैंडिंग में अपने नोट्स बिल्ड कर लीजिए। साथ साथ आप लिख रहे हैं दैट्स गुड, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके ही नोट्स बिल्ड